अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ जेडीएस एंड 17 ऑफ एडवांस वेब डेवलपमेंट कोर्स। और हम हुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हुक हमने यूज स्टेट डिस्कस कर लिया था, जो कि बेसिकली स्टेट को ट्रैक करने में हेल्प आउट करता है, और उसकी हमने एग्जांपल भी देख ली थी। मैं अगेन आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास शो हो रहा है प्रीवियस लेक्चर, और इसका हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया था जी। अब जैसे मैंने लिखा था माई ने, कार नेम हमको इंटर करते हैं, सिटी या कुछ इस तरह से, तो वो एट स्पॉट चेंज हो रहा है। और इसी तरह से अगर मैं नीचे इस तरह से इसको क्लिक करता हूँ तो वो क्या हो रहा है, नंबर इनहेंस हो रहा है। मैंने एडमी के ऊपर जो है ना इस फंक्शन को कॉल आउट किया हुआ था। तो ये मेरा प्रीवियस लेक्चर था, और आज हम इंशाल्लाह इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी, यूज इफेक्ट हुक क्या होता है। तो ये मैंने एक कार के नाम से बनाया था कंपोनेंट, और उसके अंदर ये मैंने यूज स्टेट को यूज किया था, और फिर इसको ऐप डॉट जेएस के जरिए एक्सेस करके हमने इसको डिस्प्ले किया था। तो आज हम इंशाल्लाह इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, और यूज इफेक्ट हुक को डिस्कस करेंगे कि यूज इफेक्ट हुक क्या होता है। तो यूज इफेक्ट हुक बेसिकली क्या होता है कि ये साइड इफेक्ट आपके कंपोनेंट्स के अंदर परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है, और इसीलिए उसे यूज इफेक्ट बोलते हैं। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं? एक तो हम जैसे मेडिकल टर्म यूज करते हैं ना, साइड इफेक्ट वो नहीं, वैसे मतलब कि कुछ रेट जीएस के अंदर टर्म यूज की जाती है या वेबसाइट के अंदर साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट ये परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है यूज स्टेट हुक। ठीक है। तो अब यूज स्टेट हुक कौन कौन से हैं, सॉरी साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? एक है फेचिंग डाटा, या डाटा को फेच करना। और उसके अलावा डॉम को डायरेक्टली अपडेट करना। और थर्ड हमारे पास क्या है, टाइमर को अपडेट करना। अब जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइम चल रहा होता है, या इस तरह से काउंटिंग चल रही होती है, तो ये चीजें किसके अंदर हो रही होती हैं? यूज इफेक्ट के अंदर हो रही होती है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। बेसिकली मैं दोबारा बता देता हूँ। इधर ऐसा करते हैं कि मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, और उसका नाम लेट्स सपोज के लिख लेता हूँ यूज इफेक्ट डॉट जेएस। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आगे लिखूंगा आर एफ सी ई। तो वो मुझे इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो मुझे रेडी करके दे देता है। ठीक है। तो आप ऐसे खुद भी ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर इसको नोट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा जी, यूज इफेक्ट वो क्या करता है? ये परफॉर्म करता है साइड इफेक्ट को। ठीक है। साइड इफेक्ट्स को परफॉर्म करता है। अब वो साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? उसमें से पहला जो है ना वो आ जाता है, जैसे डाटा फेच करना। और सेकेंडली हमारे पास क्या आ जाएगा कि डॉम को डायरेक्टली अपडेट करना, डायरेक्टली अपडेट डॉम। ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे टाइमर्स वगैरह। क्लियर हो गया? तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना कंपोनेंट एक क्रिएट कर लिया है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी थोड़ी सी आपको बता दूं कि इसको लिखने का तरीका कार क्या होता है। जैसे हमने यूज स्टेट के अंदर पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एक अरे लेते हैं, और अरे के अंदर कार नेम हमने लिया था, फिर इसको सेट किया था, और फिर उसको जहां मर्जी हम उसे यूज कर सकते थे। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली इसका जो सिंटेक्स है वो क्या आ जाएगा, यूज इफेक्ट, और उसके बाद फिर आगे फंक्शन का नेम। ठीक है।
कि हमने फंक्शन कौन सा लिखना है। और सेकेंडली एक जो चीज आती है वो है डिपेंडेंसी। अब जैसे हम उसमें क्या कर रहे थे, पहले उसका नाम लिख रहे थे और फिर उसको सेट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें डिपेंडेंसी आएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली यूज इफेक्ट का काम होता है। तो अब हम इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमने इंपोर्ट रेट लिख दिया और इसी के साथ एक मैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। इस तरह से लिखने के बाद यूज स्टेट, और एक और आज हम इफेक्ट, ये क्या नाम है, कहीं और नहीं लिख सकता। और उसके बाद फिर मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज के अभी टाइमर का लगा देते हैं। मैंने टाइमर का फंक्शन लिख दिया, और इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइमर लिखना पड़ेगा। सही हो गया। क्योंकि जो फंक्शन का नेम होता है वही हम इधर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और ऐप डॉट जेएस में उसी को ही हम कॉल आउट करते हैं। अच्छा, ये ऐप डॉट जेएस में ना भी लिखे इधर भी आप लिख सकते हैं, या ये सारा उठाकर ऐप डॉट जेएस में लिख लें तब भी बात सही है। लेकिन रिएक्ट जेएस का एक रूल है कि आप सेपरेट चीजों को रखें। ठीक है। तो यहाँ से हम पहले फंक्शन लिखेंगे, उसको फिर यहाँ पे जाकर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सही हो गया। तो फंक्शन, और ये मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं रिटर्न करवाने से पहले मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट, और इसको हमेशा टॉप पे रखते हैं जब भी हम हुक को यूज कर रहे हो। जैसे हमने इसके अंदर यूज किया था तो इसमें भी हमने टॉप पे रखा था। तो कॉस्ट, कॉस्ट के बाद क्या आ जाएगा, ये हमारी अरे आ गई। और अरे लेट्स सपोज कि मैं दो ले लेता हूँ, एक आ जाएगी, ये यूज स्टेट के लिए आपको याद है क्या आ जाएगा, काउंट, और उसके बाद सेट काउंट आ जाएगा। सही है। ये तो आप लोगों को याद हो चुका होगा। और उसके बाद फिर हम उसको यूज स्टेट के जरिए सेट कर लेते हैं, और एक वैल्यू उसके अंदर पास करवा देंगे जो कि पहली वैल्यू होगी जो उसको इनिशियलाइज करवाने की। तो मैंने लेट्स सपोज कि वो क्या लिख दी, जीरो, यानी जीरो से लेकर मैं उसको काउंटिंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ 10 या 20 तक, या इस तरह से। तो जैसे टाइमर लगा होता है ना, या टाइमर प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है, तो सेम वही चीज मैं अभी परफॉर्म करने लगा हूँ। तो जैसे कि अभी आपको याद है कि इधर हमने यूज स्टेट को खाली रखा था, क्यों, क्योंकि हम वैल्यू यहाँ से ले रहे थे। और फिर हमने जो दूसरा परफॉर्म किया था उसके अंदर हमने जो है ना, ये वैल्यू को उसके अंदर पास करवा दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं, मतलब सिंपल ये है कि आप जब यूज स्टेट को यूज करते हैं तो इसमें पहली वैल्यू को आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो मैंने अभी पहली वैल्यू क्या रख दिया है जी, जीरो। ठीक है। मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, अब मैं यूज इफेक्ट को यूज करता हूँ, फंक्शन को। यहाँ से मैं इसको लेट्स सपोज कट कर दिया। क्या लिखते हैं जी, यूज इफेक्ट एरो फंक्शन को भी मैं यूज करने लगा हूँ। एक और पैरामीटर के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई, और उसके बाद फिर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है। अब इसके आगे बाउंड्री को डिफाइन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये मेरी बाउंड्री आ गई। ठीक है। अब इसके अंदर एक और हम फंक्शन लेते हैं जी, सेट टाइम आउट का फंक्शन। सेट टाइम आउट, और ये भी हमारा क्या आएगा, एरो फंक्शन आएगा। और उसके बाद फिर ये, और आगे उसकी बाउंड्री डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के अंदर क्या होता है कि हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक फंक्शन ले लिया जिसका नाम क्या है, सेट काउंट। और उसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ जिसका नाम मैं क्या रख सकता हूँ, काउंट। ठीक है। अब ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। और आगे से वही एरो फंक्शन लिया, और मैंने कहा कि ये जो काउंट पैरामीटर है इसके अंदर वन प्लस होता जाए, मतलब मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। आप डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो -1 लगा दें। ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आपको यूज स्टेट के अंदर वैल्यू जो है ना, इनिशियल वैल्यू क्या करना पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया जी कॉमा। और ये कहाँ तक मैं चाहता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं 20 तक चाहता हूँ। ठीक है। और उसके बाद ये क्या आ गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने बेसिकली एक फंक्शन जो है ना लिख लिया है।
अब मैं इस फंक्शन को, ये जो मैंने काउंट पैरामीटर दिया है, इस फंक्शन को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। और यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को नीचे जो है ना वो डिस्प्ले कराऊंगा। सॉरी, क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये यहाँ वाला ये फंक्शन जो है ना, यहाँ पर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। सही है। अब ये काम क्या कर रहा है, ये एक काउंट पैरामीटर है और उसके अंदर वैल्यू को प्लस करवा रहा है। अब मैंने क्या करना है कि इस काउंट को डिस्प्ले करवाना है। सही है। तो अब जैसे हम नॉर्मल डिव टैग यूज करते थे, तो उसको फिर हम एंड पे रिटर्न करवाते थे। तो इसी तरह से जब हम पैरामीटर यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, तो उसको रिटर्न करवाने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, रिटर्न वर्ड यूज करते हैं। और रिटर्न वर्ड क्या आ जाएगा जी, मैं लिख लेता हूँ H1। और यहाँ पे मैं रिटर्न लिख लेता हूँ जी, आई हैव रेंडर्ड। क्या जी रेंडर्ड किया है, मैंने काउंट वेरिएबल को रेंडर किया है, मतलब कि जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। सही हो गया। तो एंड पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाए। अच्छा, ये सेमी कॉलन समटाइम आप ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे पिछले हमने लेक्चर में देखा था, किस में हमने लगाया हुआ था, किस में नहीं लगाया हुआ। तो ये जी हमारा बेसिक कंपोनेंट रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, दो हुक्स यूज किए हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। यूज स्टेट इसलिए किया कि क्योंकि मुझे वैल्यूज को चेंज करना है, और फिर उन वैल्यूज को मुझे रेंडर करवाना है। और उसके लिए फिर मैंने यूज इफेक्ट का यूज किया है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी इधर ऐप डॉट जेएस की तरफ, और इसको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करा। ये हमारा जो ऐप डॉट जेएस आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जहाँ पे जो यूज स्टेट है, यूज स्टेट के साथ यूज इफेक्ट भी आ जाएगा, यूज इफेक्ट। और उसके साथ हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट किसको करना है जी, इंपोर्ट करना है हमने टाइमर को, टाइमर, टाइमर फ्रॉम डॉट स्लैश यूज इफेक्ट। ठीक है। तो यूज इफेक्ट डॉट जेएस से टाइमर को क्या करो, इंपोर्ट कर दो। सही हो गया। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो कार लिखा हुआ है, कार के नीचे उस टाइमर को यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको सक्सेसफुली कंपाइल कराऊं, देखते हैं जी क्या डिस्प्ले होता है। तो ये देखें जी, ये आ गया, माई नंबर इज, ये आ गया, माई कार, ये आ गया, लेकिन वो वैल्यू नहीं डिस्प्ले हो रही। क्यों नहीं डिस्प्ले हुई, ये नीचे वार्निंग शो कर रहा है जी, काउंट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। एक मिनट, चेक कर लेते हैं कि क्या इशू आ गया है। अ, एक मिनट, इनको डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट आ गया, इंपोर्ट यूस्टेट इफेक्ट, ये चीज, ये जो है ना आई हैव रेंडर्ड। अब ये वैल्यूज को जो है ना वो इस तरह से क्या कर रहा है, मजीद इनहेंस कर रहा है। ठीक है। तो ये नीचे वो माई नंबर इस, ये वाला फंक्शन चल रहा है। और मैं अभी इसको लेट्स सपोज के इसको भी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा हो चुका था। इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये देखें, ये मेरे पास वैल्यूज शो हो रही है। ठीक है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि सेट टाइमर लगाया, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर यूज स्टेट को यूज किया, यूज स्टेट के अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज किया। और अब जैसे जैसे, अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे जैसे जो है ना वो वैल्यूज उसके अंदर चेंज हो रही है, तो वैसे वैसे यूज स्टेट को, यूज इफेक्ट को कॉल किया जा रहा है। ठीक है। तो जैसे मतलब कि जैसे ही डॉम रेंडर होता है ना, जैसे ही एक दफा वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, वो बार बार उस चीज को रेंडर किया जा रहा है। ठीक है। तो जैसे काउंट चेंज हुआ, रेंडर हैपन। ठीक है। तो फिर इस तरह से एक और इफेक्ट कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि बार बार जो है ना वो क्या हो रहा है, इफेक्ट को कॉल आउट किया जा रहा है। अब ये देखें कि ये जो वैल्यू हमने यूज इफेक्ट के अंदर दी थी, वो कंटिन्यूअसली बैक साइड के ऊपर चल रही है। अच्छा, इसमें एक फायदा भी है। फायदा ये है कि हम काउंटर वगैरह और ये चीजें वगैरह लगा सकते हैं, या कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये फाइबर वगैरह के अंदर अक्सर आप लोगों ने एक्सटेंशन यूज की होगी, जो कि स्टेट को चेंज करती रहती है, बार बार आपके ब्राउजर को रिफ्रेश करती रहती है। तो उससे क्या होता है, ऑनलाइन स्टेटस रहता है। तो वो भी इसी तरह के कंपोनेंट्स के साथ जो है ना वो बनाई जाती है, इस तरह के रूट्स के साथ, सॉरी। तो एक और चीज, इसका जो नुकसान है, वो नुकसान ये है कि अब ये यूज इफेक्ट बार बार पीछे जो है ना वो कॉल आउट हुए जा रहा है, मतलब बार बार इसको रेंडर किया जा रहा है, डाटा जो है ना डिस्प्ले किया जा रहा है।
तो इसका ये नुकसान होगा कि हमारी जो मेमोरी है वो कंज्यूम होगी, और वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है। तो फिर उसके लिए क्या यूज किया जाता है, डिपेंडेंसी को यूज किया जाता है। ये पहला हमने फंक्शन के जरिए डिस्कस कर लिया कि वैल्यू को हम क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। और ये उम्मीद है आप लोगों को यूज इफेक्ट का समझ आ गया होगा कि हम इसको बेसिकली जो है ना वो पर्पस क्या होता है। अच्छा, तो अब उसके लिए फिर क्या किया जाएगा कि जब हम मतलब कि चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए ही यूटिलाइज हो, उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाए। तो उसके लिए फिर हम एक एम्प्टी अरे का वर्ड यूज करते हैं, एम्प्टी अरे का साइन यूज करते हैं कि ये डिपेंडेंसी होती है कि जैसे ही जो है ना वो इस तरह से एक दफा कंप्लीट हो, उसके बाद वो डिपेंड ना हो और वो जो है ना वो खत्म हो जाए। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये हमारा यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो एंड हो रहा है, कहाँ पे, ये 20 वैल्यू आ गई, और उसके बाद यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, यूज इफेक्ट का एंड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट को ऐड कर दूंगा, फर्क कोई नहीं आएगा। ये देखें, अ, अभी जो है ना वो इस तरह से क्या हुआ, एक ही दफा कॉल हुआ और जो है ना वो उधर खत्म हो गया, जैसे पीछे पहले बैक साइड के ऊपर बार बार रेंडर हुआ जा रहा था। तो अब आपको मजीद थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट ये होता है कि आपके डॉम को बार बार इफेक्ट को बार बार कॉल आउट करता है, और उस तरह से साइड इफेक्ट को कॉल आउट किया जाता है। जैसे हमें डाटा फेच करना है, हमने टाइमर लगाना है, या इस तरह की कंडीशंस के अंदर जिसके अंदर हमें डाटा बार बार चाहिए होता है, तो हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूज इफेक्ट को भी यूज करें और डाटा सिर्फ एक दफा कॉल आउट हो, तो उसके लिए फिर हमने क्या लगा दिया, एम्प्टी। जैसे ही वो एक दफा हम वेबसाइट को रीलोड करेंगे, अब ये देखिएगा, मैंने जैसे रीलोड किया, जस्ट उसने एक दफा की। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली बैक साइड के ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा। तो ये उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये तो पहली चीज होगी। और दूसरी चीज मैंने आपको वो भी बता दी कि हम इसको स्टॉप कैसे कर देते हैं। अच्छा, अब एक और केस आता है, वो ये है कि हम क्यों ना इसको एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर ही कॉल आउट करें। ये तो बात है ना कि अब जैसे हमारे पास पूरा पेज लिखा हुआ है, और पूरे पेज के अंदर अगर वो कंपोनेंट मौजूद है, तो क्या हो, ये यूज इफेक्ट कॉल हो, वरना ये बंद हो जाए। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे हम इसके अंदर यूज इफेक्ट के अंदर क्या यूज कर रहे हैं जी, काउंट का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि जब तक ये काउंट है तो कॉल हो, अदरवाइज जो है ना वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। समझ आ गई। अब ये देखिएगा, अब ये चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने काउंट को यूज किया हुआ है। फिर आगे इसके ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज के काउंट की जो है ना वो आपको वैल्यू चेंज कर दें, कि या कोई एक हम इवेंट के पीछे लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसे कैसे यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इसे बार बार जो है ना वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना वो एक साइड इफेक्ट है। अब देखें, ये बार बार जो है ना वो इस तरह से मतलब बार बार उसको रेंडर किए जा रहा है। लेकिन अब हमने काउंट को यूज कर लिया, तो जब तक ये काउंट कॉल होता रहेगा, वो फंक्शन यूज इफेक्ट जो है ना वो बुक रेंडर करता रहेगा, वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकता है। अच्छा, इसका एक और भी सोल्यूशन होता है, वो ये होता है कि हम क्या करें, एक बटन बना लें और बटन के ऊपर कोई इवेंट कॉल कर लें, जैसे ऑन क्लिक का या इस तरह से। तो वो भी जो है ना वो इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ कि चलिए जी, हम एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं, उसी की एग्जांपल कर लेते हैं कि अब ये जैसे हमारे पास फंक्शन आ गया, टाइमर, और फिर आगे यूज इफेक्ट हमने ये यूज कर लिया। अब मैं एक बटन बनाता हूँ इसी के साथ ही, ये जो जहाँ पे अभी ये रिटर्न करवा रहा है, मैं इसको यहाँ से हम करके देख लेते हैं, करने में क्या जाता है। चले, थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये क्या होगा जी, रिटर्न, और मैं एक सेगमेंट्स पास कर लेता हूँ। अब इसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं पी लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी काउंट, और वो काउंट वेरिएबल मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। अब ये क्या होगा कि जब मैं काउंट के ऊपर क्लिक करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो तब काउंट फंक्शन मेरा कॉल होगा। सही है, तो तब मेरा यूज इफेक्ट भी पीछे वैल्यूज को रेंडर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन लगाता हूँ, बटन बनाया, और बटन के ऊपर मैं एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगा देता हूँ। और ऑन क्लिक के ऊपर मैं एरो फंक्शन लगाता हूँ, इसी के अंदर ही कॉल आउट कर लेते हैं, कोई सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। एरो फंक्शन लगाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं लिख लूंगा जी सेट काउंट, यही था ना, सेट काउंट यही था, सेट काउंट। और एक
पैरामीटर पास करते हैं सी, और उसके बाद फिर मैंने C+1 कर दिया, सॉरी 1, C+1 यहाँ पे आकर बटन हमारा क्लोज हो गया। और इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ जी, काउंट में, ठीक है, काउंट में या प्लस या कुछ भी इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ का टैग लेता हूँ, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट किसको करना है, कैलकुलेट करना है जी। एक हम और कैलकुलेशन ले लेते हैं, सही, कैलकुलेशन। मैं एक और वेरिएबल के ऊपर कॉल करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक ऊपर लिख लूँ, और ये पैराग्राफ यहाँ पे हो गया। अच्छा, ऊपर हमारे पास क्या आता है जी, काउंट सेट काउंट, और इसी तरह से मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, सॉरी क्या नाम है उसका, यूज स्टेट लेते हैं, अरे लेते हैं। तो ये क्या आ गया जी, कैलकुलेशन हमने नीचे डिफाइन किया कैलकुलेशन, और फिर इसको हमने सेट करना है, तो सेट क्या आ जाएगा, सेट कैलकुलेशन, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर सिंपल हम यूज स्टेट को डिफाइन करेंगे। यूज स्टेट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, और इसकी जो वैल्यू है वो हम स्टार्ट में क्या कर देते हैं जी, जीरो कर देते हैं, सही हो गया। और उसके बाद फिर आगे यूज इफेक्ट का फंक्शन आ गया, फिर आगे हमारे पास आ गया यहाँ पे सेट काउंट की जगह मैं क्या लगा लेता हूँ, लेट्स सपोज कभी जो हमने न्यू डिफाइन किया है, सेट कैलकुलेशन, ये हम लगा लेते हैं, सेट सेट कैलकुलेशन। चलिए अब हमारा तकरीबन सेट हो चुका है, सेट कैलकुलेशन आ गया, इज इक्वल टू, और एक नंबर पे ये थोड़ा सा पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, सेट कैलकुलेशन काउंट मल्टीपल बाय प्रूव कर देते हैं, या कुछ भी आप इंटरवल परफॉर्म करना जो चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ गया, ये सेट कैलकुलेशन का आ गया, और फिर काउंट ही आ गया। हाँ, अब ये ठीक है, एक बार चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। चलिए अब ये देखें जी, ये देखिएगा काउंट में, ठीक है, अब ये काउंट ऊपर आ रहा है 4, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब देखें, इसके अंदर मैंने दो फंक्शंस बेसिकली ले लिए हैं। एक पहले हमने लिया था काउंट के लिए, जो कि +1 करने से उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, और दूसरा हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, सेट कैलकुलेशन। हमने जैसे पहले काउंट के लिए यूज किया था इस तरह से, अब हमने सेट कैलकुलेशन के लिए यूज किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चाहें तो इसको प्लस भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी इसके ऊपर फंक्शंस को जो है ना वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये मेरे पास आया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वो वैल्यूज को एक एक उसके अंदर जो है ना वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये अब क्या हुआ है कि जो हमने यूज इफेक्ट के अंदर यूज किया हुआ था सेट कैलकुलेशन, या जो काउंट का वर्ड यूज किया हुआ था, वो हमने ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर लेकर आ गए। कि जैसे ही वो इवेंट कॉल हो, तो ये फिर आगे जो है ना वो डिपेंड, मतलब उसने काउंट के ऊपर डिपेंड किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो ये चीज जो मैंने अभी आपको डिफाइन डिफाइन की थी, ये हमारा क्या आ गया जी, फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने सेकंड वर्ड क्या यूज किया था, कि हम इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, डिपेंडेंसी को यूज कर सकते हैं। पहले मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, ठीक है, फंक्शन मेरा कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, सही है। और उसके बाद फिर आगे मैंने डिपेंडेंसी को यूज किया, और डिपेंडेंसी को फिर आगे मैंने कॉल आउट किया कि जब ये इवेंट परफॉर्म हो तो तब डिपेंडेंसी कॉल हो, और डिपेंडेंसी कॉल होगी तो यूज इफेक्ट की तरफ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। उसके अलावा इसके अंदर ये भी चीज होती है कि अगर आप चाहते हैं कि मेमोरी को लेट सपोज के कम यूज किया जाए, तो आपकी मतलब ताकि वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो अच्छी हो, तो उसके लिए फिर एक क्लीनर यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट क्लीनअप, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि जैसे ही, जैसे हम उस कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ा करते थे कभी किसी दौर में, वेब मतलब कि उसमें ऊप वगैरह के अंदर, तो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उस वही कॉन्सेप्ट इधर भी यूज होता है कि आपने यूज इफेक्ट को कॉल किया, वैल्यू डिस्प्ले हुई, और पीछे से मेमोरी क्या हो जाए, वॉश हो जाए, तो उसके लिए फिर हम क्लियर टाइम आउट यूज कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन अप बोलते हैं, ठीक है। तो खैर वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो क्या करें कि ये जो
फंक्शन है जहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो कॉल आउट हो रही है, तो उससे पहले आप जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो उसका फिर क्या आ जाएगा, सिंपल आपने क्लियर टाइम आउट, क्लियर, इसका भी मैं आपको लिख लेता हूँ, ये फंक्शन आ गया। ये फंक्शन होता है फंक्शन क्लियर टाइम आउट। ठीक है? अब इसके अंदर क्या होती है, 2 चीज़ होती हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी वो सजेस्ट भी करता है ना क्लियर टाइम आउट। इसके अंदर 2 चीज़ होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है आईडी, और दूसरा हमारे पास क्या होता है नंबर, या जो हम क्लियर करना चाहते हैं। तो अब जैसे मैं टाइमर को क्लियर करना चाहता हूँ, तो ये फिर क्या होगा, क्लियर टाइम आउट, और उसके बाद सिंपल जो है ना यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टाइमर लिख देंगे। तो ये फिर क्या करेगा कि वैल्यू को कॉल आउट करेगा, रेंडर करेगा, और उसके बाद खत्म। सही। तो इस तरह से हम अपनी मेमोरी कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी फास्टली काम करेगी। खैर ये सारी चीज़ें फिर टाइम टू टाइम हम सीखते जाएंगे। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने यूज इफेक्ट को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, और उम्मीद है इतना आप किसी भी जगह के ऊपर मतलब कि आप चले जाएं, या कोई भी आप यूट्यूब के ऊपर कोई रिसोर्स देख रहे हैं, इतना डिटेल में किसी ने नहीं समझाया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ भी आ गई होंगी। अभी असल में मसला ये है ना कि ये अभी अभी मतलब ये टेक्नोलॉजीज अभी अभी आई हैं, और इनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। तो इसकी परेशानी वाली बात नहीं है कि सम टाइम मतलब कि हमें समझ नहीं आ रही तो हम छोड़ दें। कोई बात नहीं, आप इसको बार बार देखें, वीडियो को देखें, अच्छी तरह उसके नोट्स बनाएं, और फिर मैंने अगर एक सिनेरियो दिया तो उसको नेक्स्ट सिनेरियो में चेंज करके देखें। अब ये मैं कोशिश करने वाला था कि ये मैं आपको दे दूं, असाइनमेंट दे दूं, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए मैं करवा देता हूँ। तो इस तरह के और सिनेरियो को देखें। अब जैसे मैंने काउंट भी लगाया है, अब ये फंक्शन के बगैर आप कॉल आउट करके देखें। ठीक है? फिर जैसे प्लस मल्टीप्लाई ये चेंज करके देखें। तो इस तरह से बार बार जब आप वैल्यूज को बार बार चेंज करके इस तरह से करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और आपको एक मजे की चीज बताऊं, अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पे स्कूल लेवल पे ही कोडिंग सिखाई जाने लगी है। उसकी रीजन क्या है, चाहे आप आईटी के हैं चाहे आप नॉन आईटी हैं, जो भी हैं, आपने कोडिंग सीखनी है। उसकी वजह क्या है कि आपको लॉजिक बिल्डिंग अच्छे से आती होगी, तो आप लाइफ के अंदर डिसीजन अच्छे ले पाओगे। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं। तो कोडिंग इतनी बड़ी चीज है। ठीक है? तो कोडिंग आती है लॉजिक बिल्डिंग से, कोडिंग आती है बार बार